तो आइए चलते हैं आर्थिक सर्वेक्षण की ओर, इकोनॉमिक सर्वे की तरफ। इकोनॉमिक सर्वे जो है बजट के साथ ही लगभग 1-2 दिन के अंतराल में लाया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यह तथ्यात्मक होते हैं, देश के महत्वपूर्ण आंकड़ों पर आधारित होते हैं, इसीलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यूपीएससी को छोड़ दिया जाए तो बाकी अनदर एग्ज़ाम में इसकी वरीयता काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। जिस प्रकार से बजट को वित्त मंत्री के द्वारा लाया जाता है, ठीक वैसी ही इकोनॉमिक सर्वे को भी वित्त मंत्री के द्वारा लाया जाता है। जैसे वर्तमान पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं हमारी निर्मला सीतारमण जी, तो उनके द्वारा 31 जनवरी 2023 को इकोनॉमिक सर्वे लाया गया है। तो आइए इनके कंटेंट पर बात करते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है कि 2023 के इकोनॉमिक सर्वे में ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण कंटेंट हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकते हैं। तो इसका मैंने क्लासिफिकेशन किया, इनको 4 या 5 आधारों पर मैंने बांटा। सबसे पहले हम देखेंगे राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट। मैं फिजिकल डेफिसिट का मीनिंग, टाइप्स वगैरह यहाँ पर तो बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि हम केवल फैक्ट पर बात करेंगे, कभी और किसी वीडियो में बात कर सकते हैं। दूसरा, हम सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी पर बात करेंगे। तीसरा, विदेशी विनिमय दर, फॉरेन एक्सचेंज रेट पर बात करेंगे। और चौथा, महंगाई को लेकर भी बात करेंगे। इनके अलावा हमारे इकोनॉमी के वो 3 आधार स्तंभ, क्षेत्र, कृषि, उद्योग और सेवा, इन क्षेत्रों पर भी बात करेंगे। और वैश्विक संस्था जैसे WTO और IMF जैसी संस्थाएं हैं, तो उन संस्थाओं को लेकर भी हम बात करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल ईयर्स में हमारा क्या डेटा रहा, आंकड़े रहे। तो 2019 में हमारा जो राजकोषीय घाटा था वो था 4.7%, 4.7%, जबकि यही फिजिकल डेफिसिट 2020 में बढ़कर सीधा 9.2 हो गया था। और सबसे ज़्यादा वृद्धि यहाँ पर हम देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा हमारा फिजिकल डेफिसिट ईयर्स अगर कोई रहा है तो वो 2020 रहा है। इनके अलावा 2021 में हमारी फिजिकल डेफिसिट थोड़ी कम हुई, 6.7% हुई, और 2022 में 6.4% हुई हमारी। 2022 में 6.4 यानी 6.4% हमारी फिजिकल डेफिसिट रही। उसी प्रकार से हमारी जीडीपी, तो जीडीपी 2019 में भारत की जीडीपी थी 3.7%, जबकि 2020 में -6.6% चली गई, जो सबसे ज़्यादा ऋणात्मक का संकेत देता है हमें। तो भारत की जो सकल घरेलू उत्पाद थी, जीडीपी थी, वह सबसे ज़्यादा ऋणात्मक में हुई था 2020 में, कारण पैंडेमिक कोरोना की वजह से। 2021 में 8.7%, और जबकि 2022 में 7% हमारी जीडीपी रही है। 2023 का अनुमान लगाया गया है सरकार के द्वारा, तो वो है 6 से 6.8% के आसपास रहने वाला है। ठीक, इसके अलावा विदेशी विनिमय दर, फॉरेन एक्सचेंज रेशियो हमारा क्या है? तो फॉरेन एक्सचेंज रेशियो हमारा 2019 में 478 था से 478, जबकि 2020 में 577 था, 577 थे। और 2021 में तो 607, और 2022 में 563, 563 हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेशियो हमको देखने को मिलता है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भारत जो है निर्यात के मामले में पूरे विश्व में 7th लार्जेस्ट कंट्री के रूप में शामिल है। मतलब भारत जो है निर्यात, ठीक है, निर्यात का मतलब होता है कि हम अपने वस्तु को, देखिए आयात का मतलब और निर्यात का मतलब क्या होता है? तो आयात का मतलब होता है जब कोई वस्तु को हम अपने देश में मंगवाते हैं, और निर्यात का मतलब होता है जब कोई वस्तु हम अपने देश से बाहर भेजते हैं। तो भारत जो है निर्यात के मामले में 7th लार्जेस्ट कंट्री के रूप में शामिल होता है। जबकि हमारे यहाँ महंगाई का भी रेशियो देख लेते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो महंगाई जो है हमारा 2 आधार पर होता है, एक होता है थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर, और एक होता है स्थिर भाव। तो WPI को हम थोक मूल्य सूचकांक कहते हैं, होलसेलर प्राइस इंडेक्स, जबकि CPI का मतलब होता है स्थिर भाव पर, स्थिर मूल्य पर। ठीक, तो महंगाई जो है WPI के आधार पर 2019 में था 1.7%, जबकि 2020 में 1.3, 2021 में सबसे ज़्यादा महंगाई रही हमारी 13.0%।
और जबकि 2022 में हमने कुछ पॉइंट पे कम किया महंगाई को WPI ग्रुप में, तो 11.5%। ठीक है, जबकि CPI में क्या था हमारा 2019 में 4.8, 2020 में 6.2, 2021 में 5.5 और 2022 में 6.8। कितना था हमारा? 6.8 रहा हमारा। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे मेजर और सेक्टर हैं कृषि विकास तथा कृषि, उद्योग और सेवा, इन 3 क्षेत्रों के डाटा को भी देखेंगे। तो सन 2019, 20, 21, 22 4 साल का आंकड़ा मैंने लिया हुआ है। 2019 में हमारा कृषि क्षेत्र था 5.5%, जबकि 20 में 3.3, 21 में कृषि क्षेत्र का योगदान था, विकास दर का योगदान था 3% और 2022 में 3.5% हमारा विकास दर था कृषि सेक्टर में। जबकि उद्योग में देखा जाए तो 2019 में यह -1.4 1.4% था, 2020 में यह ऋणात्मक और ज़्यादा घटकर -3.3 हो गया, जो सबसे ज़्यादा ऋणात्मकता का घोतक है। हमारा उद्योग क्षेत्र ऋणात्मक स्थिति में चला गया था 19 और 20 में। जबकि 2021 में 10.3% और 2022 में 4.1% विकास दर को हमने प्राप्त किया। इसी तरह से सेवा सेक्टर में हमने 6.3, 2019 की बात है ना, तो 6.3%, जबकि 2020 में सेवा क्षेत्र में हमारा -7.8% कि हमने क्या देखा, विकास दर में नुकसान देखा। और इसके अलावा 2021 की बात करें तो 8.4 और 2022 में देखें तो 9.1% हमने विकास दर के लक्ष्य को प्राप्त किया हुआ है। ठीक, तो ये रहे हमारे कुछ फैक्चुअल डेटा। इसके अलावा जो वैश्विक संस्था है, तो 2 संस्थाओं के बारे में बात करेंगे। एक है हमारा IMF और दूसरा है हमारा WTO। तो IMF नामक जो संस्था है वह वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, IMF मतलब अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्था है, ये फंड के रूप में जाना जाता है। तो ये एक रिपोर्ट जारी करती है, उस रिपोर्ट को कहा जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो इसी के अनुसार इन्होंने बताया कि भारत का जो विकास दर है वो 2022 में 3.2% था, तो 2023 में 2.7% रहने का अनुमान है। इसके अलावा WTO ने यह भी बताया कि 2022 WTO क्या है, तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वैश्विक व्यापार संगठन कहते हैं इसे। ये भी एक संस्था है जो 2 देशों के बीच, यानी पूरे इसके अपने जो सदस्य देश होते हैं उनके बीच ये व्यापार को संचालित करते हैं। तो WTO के अनुसार 2022 में 3.5% हमारा विकास दर था, जबकि 2023 में हमारा 1 तो कुछ ऋणात्मक स्थिति हमको यहाँ पर देखने को मिल सकती है WTO के अनुमानों के अनुसार। ठीक है, इसके अलावा एक काफ़ी अहम और इम्पॉर्टेंट है MSME ऋण। MSME ऋण, तो MSME ऋण जो है 2022 के लिए 30.5% के रेशियो से MSME ऋण जो है अवेलेबल कराया गया है। कितना परसेंट? 30.5% अवेलेबल कराया गया है। ठीक है, अब एक और महत्वपूर्ण पॉइंट गाइस कि सर्विस सेक्टर में 2022 में सबसे ज़्यादा विकास दर हमने देखा। इसका बेसिक रीज़न क्या है? ये 4 क्षेत्र। कौन सा? पहला है PMI सर्विस, दूसरा है क्रेडिट ग्रोथ, तीसरा है 75 डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, और अगला फैशन और घरेलू सामान पर जो हमारी बिक्री दर थी वो बढ़ा, इंक्रीमेंट। अगर हम मर्चेंडाइज डेज रेट देखें तो 2027 तक यह इंक्रीमेंट होगा, ये हमारी इकोनॉमिक सर्वे से जानकारी मिलता है। तो फैशन और घरेलू सामान काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मर्चेंडाइज सेक्टर को 2027 तक रन करने के लिए हेल्पफुल है। चलिए, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जो मैंने इकोनॉमिक सर्वे में बात किया है, जो देखा मैंने, तो उसमें PPP क्रय शक्ति समतुल्यता, परचेसिंग पावर पैरिटी, PPP क्रय शक्ति समतुल्यता क्या होता है? यह एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा के साथ, जैसे हमारे यहाँ भारतीय मुद्रा है और अमेरिका में US में डॉलर है, तो भारतीय मुद्रा का अमेरिकी मुद्रा में कंपेयर करेगा कि हम 1 रुपये में कितनी वस्तु खरीद पा रहे हैं, जबकि $1 में वो लोग कितने वस्तु खरीद पा रहे हैं। और एक वस्तु की मूल्य जो है, मतलब 1 रुपये की जो मूल्य है
डॉलर में 80 रुपये के मुकाबले है। तो 1 रुपये बटा 80 ये हमारी क्रय शक्ति समतुल्यता होती है। हालांकि हम इसमें कभी और डिटेल में बात कर लेंगे, यहाँ पे मैं डेटा के बारे में बात कर रहा हूँ। तो भारत जो है परचेसिंग पावर पैरिटी में अगर हम बात करें तो पूरे कंट्री में 5th पोजीशन रखता है। मतलब सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में 5वां पोजीशन हमारी भारत की आती है। और ये है पूरे इकोनॉमिक सर्वे का गाइडलाइंस। इकोनॉमिक सर्वे के डेटा जो मैंने 2023 के आंकड़े लिए हुए थे वो मैंने आपसे शेयर किया। अगर अच्छा लगे या समझ आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।